हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो आपका वन शॉट है वो है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड यूनिट का वन शॉट, जो कि है आपकी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखो, जूलॉजी एंड बॉटनी के वन शॉट आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेंगे, और अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोस देखने हैं तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये है हमारा सेकंड चैप्टर का वन शॉट, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इसमें फर्स्ट जो आपकी एप्लीकेशन है वो है मॉलिक्यूलर फार्मिंग। इसमें क्या होता है, यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, जैसे आपकी गोट है, मतलब बकरी है, और आपकी गाय है, एज बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज। इनको एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट्री यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड मेडिसिन इन देयर मिल्क। यानी कि इनके अंदर ह्यूमन की जो प्रोटीन है और जो मेडिसिन्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, और इनको एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज यूज़ किया जाता है। ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन है इसकी लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट्स। लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट्स में क्या होता है, एनहांसिंग द ग्रोथ रेट्स। ये जो होती है वो जो आपके एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ रेट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करता है। सच एज आपका एक्वा एडवांटेज सैल्मन फिश है, जो कि आपकी ग्रो करती है ट्वाइस एज फास्ट एज वाइल्ड फिश। यानी अगर हम इसको वाइल्ड फिश के कंपैरिजन में देखें तो आपकी जो एक्वा एडवांटेज सैल्मन फिश है ये उससे दोगुना ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है। मतलब जल्दी फास्ट ग्रो करती है जो आपकी नॉर्मल फिश होती है उनके कंपैरिजन में। तो लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट में किया जाता है कि आपके जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, यानी एनहांस किया जाता है, ताकि वो जल्दी जल्दी ग्रो करें, और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी एनहांस किया जाता है। थर्ड यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। जीनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, मॉडिफाइंग एनिमल्स ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि जो आपके एनिमल ऑर्गन हैं, जैसे आपका पिग है, तो इनके जो ऑर्गन्स हैं उनको मॉडिफाई किया जाता है, जैसे टू मेक देम कंपैटिबल फॉर ट्रांसप्लांट इनटू ह्यूमन बाय रिमूविंग जीन्स कॉज इम्यून रिजेक्शन। यानी कि इनके जो एनिमल के जो ऑर्गन्स हैं इनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि उनको ट्रांसप्लांट किया जा सके ह्यूमन में, एंड उनका जो रिजेक्शन, जहाँ से वो रिजेक्शन हो, ताकि वो रिजेक्ट ना हो पाए, है ना, उनको बॉडी रिजेक्ट ना कर पाए, इसलिए उनको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके डिसीज़ रेजिस्टेंस। डिसीज़ रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्रिएटिंग नॉकआउट और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। यानी कि यहाँ पर ऐसे एनिमल्स को क्रिएट किया जाता है जो कि नेचुरली स्ट्रॉन्ग होते हैं स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए। मतलब कोई भी जो स्पेसिफिक बीमारी है वो इन एनिमल को ना हो, इनको इस तरीके से क्रिएट किया जाता है क्योंकि ये नेचुरली इनका जो इम्यून है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि इनको कोई भी छोटी मोटी या अजीब तरीके की बीमारी ना हो। एंड अगर इनको कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर एंटीबायोटिक इन फार्मिंग। फार्मिंग में जो आपका एंटीबायोटिक है उसकी जो नीड है वो रिड्यूस होती है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे एनिमल को यहाँ पे कह सकते हैं आप क्रिएट किया जाता है जिनको कि कम से कम इन्फेक्शन हो, कम से कम उनको बीमारियाँ हों। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको कि एससीपी भी बोलते हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, यानी कि एससीपी क्या है, एससीपी इज अ प्रोटीन डेराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई एंड यीस्ट। यानी कि जो आपका एससीपी यानी सिंगल सेल प्रोटीन जो है, इट इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंगी है और यीस्ट है। ठीक है। द प्रोटीन एक्चुअली कंटेन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स अलॉन्ग विद हाई लेवल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी जो प्रोटीन है आपका उसमें अमाइनो एसिड्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स भी होते हैं। आगे बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एससीपी, यानी सिंगल सेल प्रोटीन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला है यहाँ पे इसका एडवांटेज रैपिड मल्टीप्लिकेशन। रैपिड मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो एट एनी इनक्रेडिबली फास्ट रेट। यानी रैपिड मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो करते हैं।
एंड सेकेंड एडवांटेज है हाई प्रोटीन क्वालिटी, दे आर रिच इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स विच आर ऑफन मिसिंग इन प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन। यानी कि दूसरा जो एडवांटेज है एससीपी का वो ये है कि इनमें हाई प्रोटीन क्वालिटी होती है। ये जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में रिच होते हैं एंड विच आर ऑफन, जो कि आपके प्लांट्स बेस्ड प्रोटीन में क्या होते हैं, मिसिंग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है आपका नो लैंड रिक्वायरमेंट, नो लैंड रिक्वायरमेंट। नो लैंड रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, अनलाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग SCP production does not require large area of fertile land और specific climatic conditions। यानी आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरह जो SCP है, सिंगल सेल प्रोटीन है, इसके प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एरियाज़ की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही कोई स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बोला गया है कि ये भी एक इसका एडवांटेज है कि नो लैंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर हम SCP की एप्लीकेशन की बात करें तो पहला है कि ह्यूमन फूड में SCP को यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पाउडर और टैबलेट्स की फॉर्म में ह्यूमन फूड में इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है एनिमल फीड में भी इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा है कि आपका SCP को फूड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोसेंसर्स। बायोसेंसर्स क्या होते हैं? अ बायोसेंसर इज अ एनालिटिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब देखो, आपका जो बायोसेंसर है ये एक एनालिटिकल डिवाइस होता है जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स जो मिलता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और कंसनट्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज, प्रोटीन और DNA। यानी इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि जो आपका प्रेजेंस और जो कंसनट्रेशन है स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सब्सटेंस की उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी जैसे आपका ग्लूकोज है, प्रोटीन है और DNA है। आगे अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो स्टैंडर्ड बायोसेंसर कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। यानी जो आपका स्टैंडर्ड बायोसेंसर होता है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बायो रिसेप्टर, दूसरा होता है ट्रांसड्यूसर, तीसरा है सिग्नल प्रोसेसर या फिर सिग्नल डिस्प्ले। अब देखो, पहला है आपका बायो रिसेप्टर। बायो रिसेप्टर में क्या होता है, अब बायोलॉजिकल एलिमेंट, एग्जाम्पल जैसे आपका एंजाइम है, एंटीबॉडीज़ है या फिर न्यूक्लिक एसिड है या फिर होल सेल्स है, तो ये आपका कोई बायोलॉजिकल एलिमेंट है दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेज, उसको स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड बाइंड्स टू द टारगेट एनालाइट। और ये आपका जो टारगेट एनालाइट यानी कि सब्सटेंस यू वांट टू मेजर, तो आपका जो सब्सटेंस है जो एनालाइट है उससे उसको बाइंड किया जाता है, उसके टारगेट से उसको बाइंड कर देते हैं। तो दैट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स टू द टारगेट, जो आपका टारगेट एनालाइट है उससे बाइंड कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जो यहाँ पे इसका पार्ट है वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, एन एलिमेंट दैट कन्वर्ट्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इनटू अ मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि जो आपका एलिमेंट है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन को मेजरेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तीसरा अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो वो है सिग्नल प्रोसेसर या फिर सिग्नल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, दिस पार्ट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। ये जो आपका पार्ट है वो सिग्नल को एम्पलीफाइज करता है एंड उसको कन्वर्ट करता है एक डिजिटल फॉर्मेट में एंड कैन बी रीड बाय द यूज़र, और वो यूज़र के थ्रू रीड किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ बायोसेंसर, यानी बायोसेंसर किस तरीके से वर्क करता है, इसके क्या प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला पॉइंट है द एनालाइट, यानी कि वो सब्सटेंस जिसको आप मेजर करना चाहते हैं बाइंड्स टू द बायो रिसेप्टर, वो बायो रिसेप्टर से जाकर के बाइंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूसेस फिजिकल केमिकल चेंज, और ये जो आपका इंटरेक्शन है वो फिजिकल और केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करता है। अब जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, डिटेक्ट्स दिस चेंज, यानी ये जो चेंज हुआ है फिजिकल और केमिकल चेंज जो यहाँ पे हुआ है उसको तुरंत से डिटेक्ट कर लेता है जो ट्रांसड्यूसर है, एंड उसको डिटेक्ट करने के बाद उसको तुरंत किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। एंड तीसरा जो काम होता है इसमें वो होता है द डिस्प्ले शोज द फाइनल कंसंट्रेशन वैल्यू। एंड फिर जो आपकी डिस्प्ले है वो फाइनल कंसंट्रेशन वैल्यू को शो कर देगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बायो सेंसर्स, यानी बायो सेंसर्स के टाइप्स की बात करें तो ये जनरली 4 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिकल बायो सेंसर, दूसरे होते हैं ऑप्टिकल बायो सेंसर, तीसरे थर्मल बायो सेंसर और चौथे पीजो इलेक्ट्रिक बायो सेंसर। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर जो होते हैं ये क्या करते हैं, मेजर्स चेंजेस इन करंट और वोल्टेज। ये आपके जो करंट और वोल्टेज हैं उनके उसको मेज़र करते हैं, चेंज को। दूसरे जो आपके ऑप्टिकल बायोसेंसर्स होते हैं मेजर्स चेंजेस इन लाइट इंटेंसिटी और फ्लोरेसेंस। आपका जो लाइट इंटेंसिटी और फ्लोरेसेंस में चेंज है उसको मेज़र करते हैं। तीसरा है आपका थर्मल बायोसेंसर, ये क्या मेज़र करते हैं, मेज़र द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन हो रही है तो उस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर जो हीट रिलीज हो रही है उसको मेज़र करते हैं। एंड चौथा है पाइजो इलेक्ट्रिक या फिर पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर। इसमें क्या होता है, मेजर चेंज इन मास में जो चेंजिंग है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट वन प्लेस फॉर फूड। यानी कि यहाँ पर देखो क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स आपके एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सेम काइंड के जो प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड कल्टिवेटेड होते हैं लार्ज स्केल पर। जो सेम काइंड के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं लार्ज स्केल पर हमारे खाने के लिए, कपड़े के लिए और भी अदर इकोनॉमिक पर्पसेस हो सकते हैं, तो वो आपका क्रॉप्स में आता है। तो ये क्या है आपका, मैंने वहाँ पे बताया था एट वन प्लेस फॉर फूड, क्लॉथिंग और अदर इकोनॉमिक पर्पसेस, तो वो आपके किस में आएंगे, क्रॉप्स में आएंगे, ठीक है। अब आगे आता है क्लासिफिकेशन बाय सीज़न, यानी अगर आपको क्रॉप्स को क्लासिफाई करना हो सीज़न के बेस पे तो कैसे करेंगे। तो पहली होती है आपकी खरीफ क्रॉप्स जो कि आपकी ग्रो होती है रेनी सीज़न में। अब रेनी सीज़न में आपके जैसे राइस है, मेज़ है, सोयाबीन्स है, तो ये आपके रेनी सीज़न में होती हैं, तो ये जो होती हैं वो खरीफ क्रॉप्स बोली जाती हैं। दूसरी होती हैं आपकी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होती हैं ये विंटर सीज़न में ग्रो करती हैं। विंटर सीजन में क्या क्या आता है, वीट है, ग्राम है, तो ये आपकी रबी क्रॉप्स हैं। तीसरी होती हैं आपकी यहाँ पर जैद क्रॉप्स। अब ये जो आपकी जायद क्रॉप्स होती हैं मतलब ये हो गई आपकी खरीफ, रबी और जैद क्रॉप्स, ये आपकी ग्रो करती हैं शॉर्ट समर गैप पे, तो ये आपके होते हैं वाटरमेलन है, क्यूकम्बर है, तो ये आपके जैद क्रॉप्स में आते हैं। आगे अगर हम इनके एक और टाइप की क्लासिफिकेशन की बात करें कि इनके यूजेस के बेस पे इनको क्लासिफाई भी किया जा सकता है, तो क्लासिफिकेशन बाय यूजेस, तो पहला है फूड क्रॉप्स, कि कुछ आपकी ऐसी होती हैं कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन, ह्यूमन उनको कंज्यूम करता है, जैसे आपका वीट यानी कि गेहूं है तो ह्यूमन उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो आपकी फूड क्रॉप्स में आ गई, ठीक है। दूसरी हो गई आपकी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में कौन सी आ गई, जो कि प्रॉफिट के लिए या फिर सेल के लिए ग्रो करते हैं, जैसे फार्मर उनको बेचने के लिए जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा है, जैसे कॉटन है आपका, तो ये आपकी कैश क्रॉप्स में आ गई। लेकिन जो ह्यूमन कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के लिए ग्रो की जाती हैं, तो वो आपकी फूड क्रॉप्स होती हैं। तीसरी टाइप होती है आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट्स, यानी जो लार्ज एस्टेट्स पे ग्रो की जाती हैं वो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। जैसे आपका टी है, मतलब चाय है और कॉफ़ी है, तो ये आपकी क्या होती है, लार्ज एस्टेट्स पे ग्रो की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है, तो देखो लाइव स्टॉक रेफर्स टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज्ड इन एन एग्रीकल्चरल सेटिंग टू प्रोड्यूस लेबर एंड कमोडिटीज सच एज मीट, एग्स, मिल्क, लेदर एंड वूल। यानी जो आपके लाइव स्टॉक जो होते हैं ये रेफर करते हैं आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को एग्रीकल्चरल सेटिंग में, और ये प्रोड्यूस करते हैं लेबर एंड कमोडिटीज़, और आपका जैसे आपका मीट है, एग्स है, मिल्क है, लेदर है, वूल है, तो ये सब आपके लाइव स्टॉक्स में आते हैं क्योंकि ये आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रेफ़र करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लाइव स्टॉक्स को भी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो पहली होती हैं डेयरी एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स आते हैं इनमें जो कि दूध देते हैं, जैसे आपका गाय है, भैंस है और बकरी है, यानी काव है, बफेलो है और गोट्स हैं।
दूसरा है आपका मीट एनिमल, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वूल देते हैं, है ना, लाइव स्टॉक्स में। तो पहला हमने देखा डेयरी एनिमल्स जो कि हमें मिल्क दे रहे थे। दूसरा आता है मीट एनिमल्स जो कि मीट देंगे, जैसे आपका पिग है, शीप है, पोल्ट्री है। तीसरा आता है आपका वर्क एनिमल। वर्क एनिमल क्या होते हैं? यूज्ड फॉर लेबर लाइक प्लोइंग और ट्रांसपोर्ट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनको लेबर की तरह यूज़ किया जाता है, प्लोइंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं? जैसे आपका कैमल है, हॉर्स है, ठीक है। चौथा जो टाइप है वो है फाइबर प्रोड्यूसिंग, रेज्ड फॉर वुड एंड सिल्क, यानी ऐसे एनिमल जो कि वुड एंड सिल्क के लिए जाने जाते हैं, जैसे आपका शीप है और आपका सिल्क वॉर्म है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दीज आर लिविंग बींग्स। ये आपके लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और माइक्रोब्स हैं, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड हुज जीनोम हैज़ बीन अल्टर्ड बाय द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन जीन फ्रॉम अनदर स्पीसीज। यानी इनमें क्या होता है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आपके लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब्स है। इनके जो जीनोम है उनको अल्टर किया जाता है, उनको चेंज किया जाता है किसी फॉरेन जीन को वहाँ पे इंसर्ट करा के, किसी अनदर स्पीसीज से उस फॉरेन जीन को लेके उसमें इंसर्ट करा के, यानी आप कह सकते हैं फॉरेन जीन या फिर ट्रांस जीन करके। तो इस तरीके के आपके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इनका गोल क्या होता है? द गोल इज़ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू बेनिफिशियल ट्रेट एंड द ऑर्गेनिजम्स डज नॉट नेचुरली पजेस इट। इनका गोल है कि न्यू आपका जो बेनिफिशियल ट्रेट है उसको इंट्रोड्यूस करना, एंड जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नेचुरली वो उसको पजेस नहीं करता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी अब जो आपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है इसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? तो पहला है आइसोलेशन, आइडेंटिफाइंग एंड कटिंग द डिजायर्ड जीन। सबसे पहले ये क्या करते हैं? कोई भी डिजायर्ड जीन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड कट करते हैं फ्रॉम अ डोनर। डोनर से कट करते हैं यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ये डोनर से उसको कट करते हैं। तो पहला स्टेप हो गया आइसोलेशन का। दूसरा है यहाँ पे वेक्टर सिलेक्शन। वेक्टर सिलेक्शन में क्या होता है? चूजिंग अ व्हीकल। ये एक व्हीकल चूज करते हैं, जैसे आपका प्लाज्मिड है और वायरस है, टू कैरी द जीन इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में जीन को कैरी करने के लिए ये एक व्हीकल यूज़ करते हैं, जैसे प्लाज्मिड भी कर सकते हैं और वायरस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? इंसर्टिंग द जीन इनटू द होस्ट। ये क्या करते हैं? जो जीन है उसको होस्ट में इंसर्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन इनटू एन एग सेल। ये क्या इसका एग्जाम्पल है कि ये क्या करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन को यूज़ करते हैं इनटू एन एग शेल में, ठीक है। चौथा जो लास्ट स्टेप है इसके डेवलपमेंट प्रोसेस का वो है स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स यूजिंग मार्कर जीन्स लाइक GFP विच मेक द सेल ग्लो। यानी यहाँ पर लास्ट स्टेप में क्या होता है? आइडेंटिफाई किया जाता है सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल को मार्कर जीन को यूज़ करके। तो ये इसका लास्ट स्टेप होता है, दैट इज़ स्क्रीनिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या क्या है? तो पहला है आपका प्रिसीजन, CRISPR केस 9। इसमें क्या है? मूविंग फ्रॉम रैंडम जीन इंसर्शन टू सर्जिकल प्रिसीजन विच रिड्यूसेस एरर्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स। यानी जो आपके रैंडम जीन इंसर्शन है उससे मूव करते हैं वो सर्जिकल प्रिसीजन की तरफ, जो कि आपके जो एरर्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। दूसरा है आपका एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है? यूजिंग वायरल वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रोपोरेशन टू इंक्रीज टू द स्पीड एट विच जीन्स आर एक्सेप्टेड बाय सेल्स। यानी कि जो आपका एफिशिएंसी है इसमें क्या होता है कि वायरल वेक्टर्स को यूज़ करके ये इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब ये वायरल वेक्टर्स एंड इलेक्ट्रोपोरेशन को यूज़ करके जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करते हैं एट विच जीन्स आर एक्सेप्ट। जो मतलब उसकी स्पीड को ये इंक्रीज कर देते हैं जिस सेल के द्वारा उस जीन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, एट विच जीन्स आर एक्सेप्टेड बाय सेल्स।
लास्ट जो है वो है स्टेबिलिटी, इंश्योरिंग द न्यू जीन इज स्टेबल एंड पास डाउन टू ऑल फ्यूचर जनरेशन। यानी ये क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो न्यू जीन है वो स्टेबल है एंड उसको पास डाउन कर सकते हैं टू ऑल फ्यूचर जनरेशन्स में। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड डीएनए वैक्सीन्स रिप्रेजेंट अ मेजर शिफ्ट इन मॉडर्न मेडिसिन। Instead of injecting a protein or a killed virus, we inject the genetic code DNA and that tells our own cells how to produce the medicine or the vaccine। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स है या फिर जो डीएनए वैक्सीन्स है, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं मेजर शिफ्ट को मॉडर्न मेडिसिन्स में। यानी कि जैसे आपका जो प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता था और वायरस को किल किया जाता था, तो उसकी जगह ये क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग अ प्रोटीन और अ किल्ड वायरस, इसकी जगह ये क्या करते हैं कि ये एक जेनेटिक कोड डीएनए को इंजेक्ट करते हैं। मतलब वी इंजेक्ट द जेनेटिक कोड डीएनए, डीएनए जेनेटिक कोड को इंजेक्ट करते हैं जो कि बताता है कि जो ओन सेल्स है, जो हमारी ओन सेल्स है, वो उसको हाउ टू प्रोड्यूस द मेडिसिन, वो किस तरीके से मेडिसिन और वैक्सीन को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या होता है कि डायरेक्ट, मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जो प्रोटीन है उसको इंजेक्ट नहीं किया जाता है, जेनेटिक कोड डीएनए को इंजेक्ट किया जाता है। आगे आता है यहाँ पे आपका डीएनए वैक्सीन्स। तो डीएनए वैक्सीन क्या है, डीएनए वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। जो आपकी डीएनए वैक्सीन है इसमें एक स्मॉल सर्कुलर पीस होता है डीएनए का जिसको प्लाज्मिड कहते हैं एंड दिस प्लाज्मिड कैरीज द जेनेटिक सीक्वेंस। और ये जो प्लाज्मिड है वो जेनेटिक सीक्वेंस को कैरी करता है ऑफ एन एंटीजन। तो ये क्या है, डीएनए वैक्सीन एक तरीके का आपका स्मॉल सर्कुलर पीस होता है डीएनए का, जो कि जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं और वो जेनेटिक सीक्वेंस को, मतलब एंटीजन के जेनेटिक सीक्वेंस को कैरी करता है। नेक्स्ट है हाउ इट वर्क्स। जो आपका डीएनए वैक्सीन है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो वंस इंजेक्टेड द डीएनए, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो डीएनए है उसको इंजेक्ट किया जाता है, एंटर द ह्यूमन सेल्स न्यूक्लियस, वो एंटर करता है ह्यूमन के सेल्स न्यूक्लियस में एंड द सेल रीड्स द डीएनए एंड प्रोड्यूस द वायरल प्रोटीन। और वो सेल जो है वो तुरंत से डीएनए को रीड करती है, सेल रीड करती है डीएनए को एंड वायरल प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेज दिस। तो जो आपका इम्यून सिस्टम है वो इन सब को रिकॉग्नाइज करता है एंड दिस प्रोटीन एज अ फॉरेनर। तो ये जो प्रोटीन है उसको इम्यून सिस्टम एज अ फॉरेनर यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है एंड बिल्ड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट इट, और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। अब इसका एग्जांपल है जैसे यहाँ पे ZYCOVD। ZYCOVD ये क्या है, ये एक वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन है। ये पहली वो वैक्सीन है जो कि कोविड-19 में डेवलप की गई थी इंडिया में। तो कौन सी थी वो, ZYCOVD। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन है विच इज़ डेवलप्ड इन इंडिया फॉर कोविड-19, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। ओके, नेक्स्ट है आपका डीएनए ड्रग्स। डीएनए ड्रग्स क्या होता है, ये मतलब डीएनए ड्रग्स या फिर जीन थेरेपी आप कह सकते हैं। तो डीएनए ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर। जो आपके डीएनए ड्रग्स हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, बाई रिप्लेसिंग अ फॉल्टी जीन विद अ हेल्दी वन। यानी जो आपकी फॉल्टी जीन है उसको रिप्लेस किया जाता है हेल्दी जीन से। तो ये आपका जीन थेरेपी या फिर डीएनए ड्रग में होता है। इसमें इसके यहाँ पर दो टाइप हैं यहाँ पे, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसको आप ASOS कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड्स दैट बाइंड्स टू स्पेसिफिक आरएनए। इसमें जो शॉर्ट डीएनए स्ट्रैंड्स है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक आरएनए के साथ टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोटीन, ताकि हार्मफुल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको स्टॉप कर सके। दूसरा है आपका जीन रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इंसर्टिंग अ फंक्शनल जीन, एक फंक्शनल जीन को इंसर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक फंक्शनल जीन है उसको पेशेंट की सेल में मतलब पेशेंट की सेल में उसको इंसर्ट किया जाता है टू ट्रीट डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे आपके सिस्टिक फिब्रोसिस है या फिर हीमोफीलिया है या हीमोफाइलिया। ठीक है,
नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका एडवांटेज कि वाई यूज़ डीएनए। तो सबसे पहला कारण है स्टेबिलिटी की वजह से इसको यूज़ किया जाता है, बिकॉज डीएनए इज़ मच मोर स्टेबल देन एमआरएनए और प्रोटीन्स। दूसरा कारण है स्पीड की वजह से भी इसको यूज किया जाता है। वंस द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ वन न्यू वायरस इज नोन एज अ डीएनए वैक्सीन कैन बी डिज़ाइन इन डेज। तो पहला कारण तो ये है कि स्टेबल ज़्यादा है इसलिए यूज़ किया जाता है। दूसरा ये है कि स्पीड भी इसकी ज़्यादा अच्छी है इसलिए यूज़ किया जाता है। तीसरा है यहाँ पे सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होता है, देयर इज़ नो रिस्क ऑफ गेटिंग द एक्चुअल डिसीज बिकॉज द वैक्सीन डजेंट कंटेन द होल वायरस। यानी तीसरा सेफ्टी की वजह से भी इसको यूज़ किया जाता है। एंड चौथा है आपका लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होता है इसका, इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जूलॉजी का। बाकी जूलॉजी बॉटनी के सारे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगी बहुत जल्दी जल्दी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी।